वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के पावर फ्लो डायग्राम को पढ़े और उसमें हमने देखा कि जो इनपुट पावर है उसमें से अगर हम स्टेटर के कॉपर लॉस और कोर लॉस को निकाल दें तो जो पावर बचता है वो रोटर को जाता है वाया एयर गैप। तो उस पावर को कहते हैं एयर गैप पावर या रोटर इनपुट पावर EAG। ठीक है। उसके बाद जो रोटर इनपुट पावर है उसमें से रोटर कॉपर लॉस जब निकल जाता है तो आपको मिलता है ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप, है ना, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप। अच्छा, एक बात तो भूल गए, अभी याद आया। आप लोग का रिजल्ट आया, बहुत लोगों का अच्छा मार्क्स आया है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनका भी मार्क्स इम्प्रूव हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, है ना, मंगनी में निकल गए। और जिनका मार्क्स डिक्रीज हुआ है निराश बिल्कुल मत होइए। इस बार तो आपको अपना कुछ दिखाने का मौका ही नहीं मिला है कि नहीं। तो अगली बार दिखाइए, 5th सेम में दिखाइए अपना कि आपके अंदर क्या है। तो जिनका भी इम्प्रूव हुआ है वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेंटेन इट। इसको और इम्प्रूव कीजिए क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जो एक इंक्रीजिंग कर्व होता है मार्क्स का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, कि आपका 10th में कितना आया, फिर 12th में इंक्रीज हुआ कितना, फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। तो इस तरह से जो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वाला जो कर्व है, भले एक्सपोनेंशियली ना हो, लिनियर ही हो, है ना, लेकिन एक इंक्रीजिंग कर्व अच्छा होता है, कैरियर के लिए अच्छा माना जाता है। अगर बीच में थोड़ा बहुत अप डाउन है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइनोसॉइडल नहीं होना चाहिए। आपके कैरियर का जो कर्व है वो साइनोसॉइडल नहीं होना चाहिए कि बढ़ा फिर घट गया फिर तो भाई कहाँ चले गए। Sinusoidal curve is not, sinusoidal is very important for electrical engineering, but sinusoidal curve of your marks is not important, not very good for your career. तो ऐसा आपका नहीं होना चाहिए ना कि एक बार टॉप कर गए फिर एक बार बॉटम हो गए, ऐसा तो होता भी नहीं है एक्चुअली। लेकिन जिनका भी मार्क्स घटा है दे डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। जैसा मैंने कहा आपको इस बार तो अपना कुछ कौशल लिखने का दिखाने का मौका ही नहीं मिला, है ना, तो मिलेगा मौका, ये तो कोरोना जी की कृपा थी। तो अगली बार मेहनत कीजिए और अच्छा इम्प्रूव कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, ठीक है। तो क्या कर रहे थे, हाँ, तो ये रोटर इनपुट पावर में से जब हम लोग रोटर के कॉपर लॉस को हटा देंगे, ठीक है ना, तो जो पावर मिलेगा वो होगा ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। और उस ग्रॉस मैकेनिकल पावर में से अगर आप फ्रिक्शन लॉसेस और जो मैकेनिकल लॉसेस हैं उनको हटा देंगे तो मिलेगा एक्चुअल पावर या नेट पावर या शाफ्ट पावर आउटपुट। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो रोटर कॉपर लॉस है उसका फॉर्मूला होता है S × PAG। कुछ लोगों ने इन दोनों न्यूमेरिकल्स के आंसर भी भेजे थे तो उसमें उन्होंने यूज किया था। फिर जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर जो डेवलप होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 - S × PAG। तो ये सब हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। टाइप 2 प्रॉब्लम्स इसी से आते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप 1 के प्रॉब्लम जो हमने पहले किए, स्लिप से रिलेटेड और रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड, किसका मैग्नेटिक फील्ड किसके रिस्पेक्ट में किस स्पीड से घूम रहा है, उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो। और आपको सेकंड टाइप इसमें पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं टॉर्क स्लिप कर्व से रिलेटेड हैं और स्टार्टिंग वगैरह से, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच। सो ये मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल दिया था, पता नहीं आप लोग बनाए कि नहीं। सुख में भी आदमी नहीं बनाता है और दुख में भी आदमी नहीं बनाता है, ये ट्रेजेडी है। जब खुश हैं रिजल्ट अच्छा आया छोड़ो पढ़ाई, और दुख है रिजल्ट खराब आया क्या होगा पढ़ लिख के, ठीक है ना। तो पता नहीं, कुछ लोग तो आंसर भेजे हैं, आलोक और शायद गौरव भी। तो ठीक है, तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। द पावर इनपुट टू ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 60 किलोवाट। इंडक्शन मोटर में जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर मतलब टोटल पावर, 3 फेज पावर, वो कितना है 60 किलोवाट। ठीक है। और स्टेटर लॉसेस जो है वो कितना है 1 किलोवाट।
मतलब 3 फेज लॉसेस कितने हैं 1 किलोवाट। आपसे पूछ रहा है टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है ना एंड रोटर कॉपर लॉस पर फेज, दोनों ही क्वांटिटीज आपको पर फेज में पूछ रहा है और ये ग्रॉस मैकेनिकल पावर पूछ रहा है पर फेज, ठीक है। और मोटर का स्लिप दे दिया है 0.03, तो वेरी इजी क्वेश्चन। इनपुट पावर 60 किलोवाट, स्टेटर लॉस 1 किलोवाट, स्लिप 3%। अब जो आपको दोनों जो क्वांटिटी पूछा है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड और रोटर कॉपर लॉस, दोनों तो पीएजी से निकलेगा, एयर गैप पावर से। और एयर गैप पावर क्या होता है, इनपुट पावर में से स्टेटर लॉस को घटा दे तो क्या मिलता है एयर गैप पावर। तो पावर इनपुट में से स्टेटर लॉसेस को घटा दिए तो ये मिल गया 3 फेज इनपुट एयर गैप पावर पीएजी। अब रोटर कॉपर लॉस क्या होता है S इंटू पीएजी, ऐसा आपको पता है 0.03, तो ये आती है वैल्यू 1.77 किलोवाट। बट माइंड इट, दिस इज टोटल 3 फेज कॉपर लॉस, है ना, तीनों फेज का मिला करके ये है। और आपसे पूछ क्या रहा है, इस पे बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा अगर बनाए होंगे तो, क्योंकि एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन सेट करने वाला है ना वो आपकी नस नस से वाकिफ है, वो उसको पता है कि स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं। स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे 1.77 किलोवाट, ऑप्शंस में चेक करेंगे 1.77 किलोवाट, श्योर एंड सर्टेन होगा, टिक मारेंगे 3 मार्क्स, बट यू हैव गॉट -1 बिकॉज इट वाज आस्किंग पर फेज, मतलब पर फेज पूछ रहा था भाई। तो पर फेज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बाय 3 करना पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन आप 1.77 बाय 3 करेंगे तो 0.59 आएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा, इसीलिए हम आपको कहते हैं ऑनलाइन में तो वो सुविधा नहीं है कि आप उसको मार्क कर सकें, नहीं तो जनरली जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो इम्पोर्टेंट जो था ना उसको नीचे अंडरलाइन कर देते थे, ये छूटता है। खैर, आप अगर 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजें दिमाग में, आप ध्यान में रखेंगे पर फेज पूछ रहा है तो आ जाएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस S इंटू पीएजी, तो 1 माइनस 0.03 इंटू 59, ये हो जाएगा 57.23 किलोवाट। ये भी भाई साहब तीनों फेज का है, तो पर फेज का कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाय 3 कीजिए, निकल जाएगा। ओके, सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट योर एसबीटी प्रेफर्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो यू शुड प्रैक्टिस आल्सो दिस। मैंने आपको कहा भी है क्वेश्चन की बुक में इस तरह के ढेर सारे सवाल मिल जाएंगे, आप बनाइए। आइए सेकंड क्वेश्चन, जो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग ऑन फुल लोड डेवलप्स ए यूजफुल टॉर्क। यूजफुल टॉर्क मतलब नेट टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क, आउटपुट, फाइनल आउटपुट टॉर्क कितना है 150 न्यूटन मीटर एट ए रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 हर्ट्ज। कैलकुलेट द शाफ्ट पावर आउटपुट। पहले हम लोग इसको बनाएंगे, है ना। बोल रहा है कि एक मोटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर, 6 पोल है और ये सब चीजें हैं, और जो उसका आउटपुट जो टॉर्क है, शाफ्ट टॉर्क है, फाइनल टॉर्क है, वो कितना है 150 न्यूटन मीटर, और रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.5 हर्ट्ज, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है शाफ्ट पावर आउटपुट निकालिए। तो शाफ्ट पावर आउटपुट जो होगा, पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा होता है ना। और यूजफुल टॉर्क कहे या शाफ्ट टॉर्क कहे या नेट टॉर्क कहे, ये सब क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो शाफ्ट पावर जो होगा वो होगा शाफ्ट टॉर्क इनटू ओमेगा। आपसे शाफ्ट पावर पूछ रहा है, ये होगा शाफ्ट टॉर्क इनटू ओमेगा। शाफ्ट टॉर्क आपके सामने दिख रहा है, उसका क्या बच गया ओमेगा। ओमेगा क्या होता है 2 पाई nr, डिराइवेशन में हमने किया था 2 पाई nr। 2 पाई का तो कुछ कहना नहीं है, nr जो है वो है रोटर की स्पीड इन rps, ठीक है ना। वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको फ्रिक्शन, ये fr दिया है 1.5 हर्ट्ज, fr इक्वल टू sf होता है, ठीक है। तो f तो आपको पता है 50, वहां से स्लिप निकाल लीजिए, स्लिप निकल जाएगा, फिर ns निकाल लीजिए, 6 पोल 50 हर्ट्ज, स्लिप पता है, ns पता है, nr पता चल जाएगा, वहां से शाफ्ट पावर पता चल जाएगा। देखिए वही हम किए, यहाँ पर तो गिवन हुए लिख दिए हैं। उसका fr इक्वल टू 1.5 इक्वल टू sf, तो वहां से s निकाले 1.5 बाय 50 तो हो गया 0.03, ठीक है। ns क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड 2f अपॉन p, तो 2 into 50 upon 6, तो 50 by 3 rps, ओके। nr क्या होगा 1 minus s into ns, ये होता है ना, तो 1 minus 0.03 into ns की है, तो 16.166 rps आएगा।
अब शाफ्ट पावर क्या होगा, TSH इंटू ओमेगा, तो TSH कितना है 150 गुना 2 पाई इंटू 16.166, तो ये आ रहा है 15.236 किलोवाट एंड दिस इज करेक्ट। जिनका भी आंसर ये आया हो वो अपना आपको सही मानिए। ओके, तो ये तो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इफ द मैकेनिकल टॉर्क, देखिए पावर फ्लो डायग्राम, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आप जब भी बनाइए इस फ्लो डायग्राम को दिमाग में रखिए। इनपुट पावर में से स्टेटर का लॉस निकल जाएगा तो PAG मिलेगा, एयर गैप पावर, उसमें से रोटर कॉपर लॉस निकल जाएगा तो ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप मिलेगा, उसमें से फ्रिक्शन निकल जाएगा तो शाफ्ट पावर मिलेगा। अभी हमको पहले ही पार्ट से शाफ्ट पावर मिल गया है, ये मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर मैकेनिकल टॉर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन में जो टॉर्क बर्बाद हो गया या फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क अब कम लग रहा है, तो कितना बर्बाद हुआ टॉर्क, 10 न्यूटन मीटर। तो क्या क्या पता कीजिए, रोटर कॉपर लॉस पता कीजिए, इनपुट पावर पता कीजिए, एफिशिएंसी पता कीजिए और स्टेटर लॉस। अब सोचिए आप, पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा होता है। अगर किसी भी चीज का आपको टॉर्क दिया है तो वहां से आप उसका पावर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रिक्शन का टॉर्क दिया है कि इतना टॉर्क लॉस हो गया फ्रिक्शन में, ठीक है, तो मतलब आप निकाल सकते हैं कितना पावर लॉस हुआ फ्रिक्शन में। अल्टीमेट आपका गोल क्या है, आपको निकालना है रोटर कॉपर लॉस, ठीक है। तो आप उल्टा सोचिए, ठीक है, तो रोटर कॉपर लॉस निकालना है, रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है S इंटू PAG, हमको S तो पता है, यानी हमको PAG चाहिए, PAG चाहिए, ओके। और PAG क्या होता है, अगर शाफ्ट पावर में फ्रिक्शन को ऐड कर दें, है ना, तो फ्रिक्शन को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, P ग्रॉस, ठीक है। शाफ्ट पावर में फ्रिक्शन पावर को ऐड करके क्या मिल जाएगा, P ग्रॉस मिल जाएगा। और P ग्रॉस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस S इंटू PAG, S पता है तो वहां से PAG निकल जाएगा, PAG निकल जाएगा तो रोटर कॉपर लॉस निकल जाएगा, S इंटू PAG। ऐसे सोचना है उल्टा, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, टॉर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन इनटू ओमेगा। तो टॉर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन कितना है, 10 न्यूटन मीटर, है ना ये। तो 10 इंटू ओमेगा 2 पाई NR, तो यही है 2 पाई NR, मल्टीप्लाई किए तो 1.015 किलोवाट आया पावर लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो आपको ये पता चल गया है, ये पता चल गया है, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा P ग्रॉस, मैंने यही किया, P ग्रॉस इक्वल टू PSH प्लस PFR, वो हो गया दिस प्लस दिस, तो ये 16.251 किलोवाट, करेक्ट, ओके। तो आपको ये निकल गया। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि P ग्रॉस इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस S इंटू PAG, है ना, तो वही किए हैं। तो PAG क्या हो जाएगा, P ग्रॉस यानी 16.251 डिवाइडेड बाय 1 माइनस S, S के जगह 0.03 पुट कीजिएगा, 0.97, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 16.754 किलोवाट। कोई शक नहीं सर, ठीक है। तो PAG निकल गया। अब निकालिए जो जो आपको चाहिए, है कि नहीं। अब आप सबसे पहले निकाल के दीजिए रोटर कॉपर लॉस। चलिए इधर मिटाते हैं। तो रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, सिंस हम इसको RCU लिख रहे हैं, ठीक है, रोटर कॉपर लॉस S इंटू PAG, तो जाएगा 0.03 इंटू कितना है PAG, 16.754, ये कितना आ जाएगा, देखिए आई थिंक ये मेरे में 0.502 लिखा हुआ है, देख लेते हैं। 16.754 into 0.502 किलोवाट आया है। कुछ लोग यस सर बोल रहे होंगे, कुछ लोग नो सर बोल रहे होंगे, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर पढ़ने लिखने से क्या फायदा है। होता है, एग्जाम का रिजल्ट आता है ना तो आदमी थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, लेकिन आप लोग वैसे नहीं है, आप लोग इससे निकल के और अच्छा करके दिखाइएगा, हमको विश्वास है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, इनपुट पावर टू मोटर। अब आपको ये तो पता चल गया है कि नहीं, PAG, और आपको फ्री में दिया हुआ है स्टेटर लॉस 700 वाट, तो इसमें अगर इसको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा। तो सब कुछ तो सामने में है, बोलिए। नाउ सिंस P इनपुट इक्वल टू PAG प्लस P स्टेटर, तो PAG कितना है
16.754 प्लस पी स्टेटर कितना है 700, तो 700 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर ले क्योंकि ये सब किलोवाट में है, तो 0.7, तो ये कितना हो जाएगा, ओके ठीक है, प्लस 0.7, 17.454 किलोवाट, सही है क्या? यस करेक्ट, ओके। तो आपको ये भी निकल गया है ना, ये निकल गया, ये निकल गया, पावर शाफ्ट ये आपको चाहिए था, ये निकल गया। अब एक और चीज आपसे पूछ रहा है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होती है, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। देखिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, किसी एक्चुअल मशीन का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इससे आपको जो एफिशिएंसी निकलेगी वो आपको एक आइडिया लगेगा कि प्रैक्टिकल मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है। तो पावर आउटपुट कितना है भाई, अभी निकाले थे 15.236 किलोवाट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर कितना मिल रहा है इनको 17.454, तो कितना होगा एफिशिएंसी 87.29%, करेक्ट। समझ में आ गई बात? कितना आसान है कि नहीं? बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है, पावर फ्लो डायग्राम को ध्यान में रखना है, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अब ये एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए। द पावर इनपुट टू द मोटर ऑफ 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 80 किलोवाट। इसमें जो डाटा गिवन है उनको देखिए। ये 440 वोल्ट जो है ये पर फेज है, मतलब 440 वोल्ट करने का मतलब फेज टू फेज है ना, मतलब आर और वाई के बीच का ये है, ठीक है। तो पर फेज का कैसे निकलेगा, मतलब फेज टू न्यूट्रल कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय √3, क्योंकि स्टार कनेक्शन के लिए हम लोगों को पता है कि VL इक्वल टू √3 V फेज होता है, स्टार के लिए होता है ना। तो V फेज निकालने के लिए आपको VL बाई √3 करेंगे तो आपको V फेज निकलेगा, ठीक है। 50 हर्ट्ज तो सप्लाई वोल्टेज है, 6 पोल आपको पता ही है। अब पावर इनपुट टू द रोटर इज 80 किलोवाट, कितना पावर इनपुट कर रहा है 80 किलोवाट, मतलब ये क्या दे दिया आपको, समझिए आप। उसके बाद इस क्वेश्चन देने का मेन कारण यही है कि द रोटर ईएमएफ इज ऑब्जर्व्ड टू मेक 100 कंप्लीट अल्टरनेशंस पर मिनट। रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रही है वो किस तरह से है कि 100 कंप्लीट अल्टरनेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में 100 कंप्लीट अल्टरनेशन कर रहा है। ये एक कंप्लीट अल्टरनेशन हुआ, तो एक मिनट में कितना कर रहा है 100 कर रहा है। अब इससे क्या बताना चाह रहे हैं रोटर के वोल्टेज के बारे में, ये आप सोचिए। और इन इंफॉर्मेशन से आपको स्लिप निकालना है, एनआर निकालना है, मैकेनिकल पावर डेवलप निकालना है, रोटर कॉपर लॉस पर फेज निकालना है, और रोटर रेजिस्टेंस पर फेज निकालना है, रोटर का रेजिस्टेंस निकालना है पर फेज, अगर रोटर का करंट कितना है 65 एम्पीयर। और ये जो 65 एम्पीयर है ये पर फेज का है, मतलब एक फेज से, मतलब हर एक फेज से कितना करंट जा रहा है 65 एम्पीयर, इस तरह से। तो बनाइए, देखिए जो गिवन है उनको पहले लिख लिए हैं। लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पोल 6, एयर गैप पावर 80 किलोवाट, और रोटर ईएमएफ अल्टरनेशन पर मिनट कितना है 100, और पर फेज रोटर करंट कितना है 65 एम्पीयर। अब हम लोग को पता है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में रोटर के वाइंडिंग के बारे में ना कहे कि स्टार में है कि डेल्टा में है, तो उसको हम लोग स्टार में मानेंगे, ठीक है। और स्टार में VL इक्वल टू √3 V फेज होता है। तो V फेज अगर निकालें
तो 254.03 होगा। हालांकि वी फेज निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप मतलब इसकी कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। इसकी जरूरत पड़ सकती है ई पार्ट में, रोटर रेजिस्टेंस को निकालने में, लेकिन हम लोग यूज करेंगे एक फार्मूला जिससे कि बिना इसके भी काम हो सकता है और इसको लेकर के भी हो सकता है। तो देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रोटर ईएमएफ अल्टरनेशन, नॉट रोटर अल्टरनेशन, रोटर ईएमएफ अल्टरनेशन इन 1 मिनट में। तो 60 सेकंड में रोटर का ईएमएफ कितना बार अल्टरनेट हो रहा है? 100 बार। तो 1 सेकंड में कितना बार होगा? 100/60, 1.66। तो ये है, तो यही तो फ्रीक्वेंसी होती है भाई, है ना। कितना 1 सेकंड में कितनी बार एक साइकिल कितनी बार रिपीट कर रहा है, वही तो फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर कितनी है फ्रीक्वेंसी रोटर की? 1.66 हर्ट्ज। तो FR इक्वल टू SF इक्वल टू 1.66 हर्ट्ज। यहाँ से स्लिप निकालेंगे, आएगा 0.033, ठीक है। स्लिप इक्वल टू 0.033। तो ए पार्ट का तो आंसर यही हो गया। फिर NR 1 माइनस एस इंटू NS, तो 1 माइनस एस इंटू NS आप निकाल लीजिए। 120 इंटू 50/6 है, 967 आ जाएगा। ग्रॉस मैकेनिकल पावर बोला है, पर फेज नहीं बोल रहा है, सीधे बोल रहा है मैकेनिकल पावर डेवलप, मतलब टोटल, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 77.36 किलोवाट। अगर आपके मन में डाउट हो कि पर फेज पूछ रहा है, हालांकि मैकेनिकल पावर आपसे जब भी पूछेगा टोटल ही पूछेगा, क्योंकि मैकेनिकल पावर पर फेज मतलब क्या होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, टोटल मैकेनिकल पावर लगता है। हाँ, रोटर कॉपर लॉस पर फेज हो सकता है कि एक फेज में इतना है, फिर दूसरे में इतना है, फिर तीसरे में इतना है, लेकिन मैकेनिकल पावर पर फेज नहीं पूछता है जनरली। अगर आपको डाउट हो ना, तो आप टोटल भी निकाल दीजिए और डिवाइडेड बाय 3 करके पर फेज भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक लिखे नहीं मैकेनिकल पावर पर फेज, तब तक निकालने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ डी पार्ट में लिख रहा है रोटर कॉपर लॉस पर फेज, तो यहाँ पर SC इंटू PAG किए, ये टोटल हो गया, ये पर फेज का 889 वाट हो गया। आप अगर यहाँ से करेंगे ना तो 880 आएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आप 1.6666 ले लें, फिर ये 0.03333 हो जाएगा, तो वो सब पुट करेगा तो लगभग 889 आएगा। 880 लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, 3 डिजिट का बात है। आइए देखें ई पार्ट में। ई पार्ट में PAG एक फार्मूला है, याद रखना पड़ेगा ये सब चीज। PAG इक्वल टू 3 इंटू I2 डैश स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई एस। और मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग 3I2 स्क्वायर इंटू R2 बाई एस पे लिख सकते हैं। तो PAG आपको पता है, तो डायरेक्ट आप वहां से करंट की वैल्यू तो पता ही है 65, स्टार में फेज करंट और लाइन करंट सब सेम ही होता है, तो 65 स्क्वायर इंटू ये कर दिए। अब यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज से भी निकाल सकते थे अगर लीकेज रिएक्टेंस दिया होता तो फिर सर्किट बनाते उससे हो जाता, लेकिन लीकेज के बारे में कुछ दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसी फार्मूला से बनेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे, उससे आप बनाइए, अस्पाक क्वेश्चन में मिल जाएगा, उससे बनाइए। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टॉर्क स्लिप कर्व। देखिए, टॉर्क स्लिप कर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का, है ना। कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर जब मैन्युफैक्चर होता है और सप्लाई होता है तो उसके साथ उसका एक टॉर्क स्लिप कर्व भेजा जाता है। एक्चुअली टॉर्क स्लिप कर्व जो है वो एक ग्राफ है, टॉर्क मतलब लोड टॉर्क और स्लिप मतलब आप कह सकते हैं स्पीड, है ना, क्योंकि रोटर की स्पीड, क्योंकि अगर देखिए स्लिप का फॉर्मूला क्या है, NS माइनस NR अपॉन NS। NR अगर 0 है तो स्लिप है 1 और NR अगर NS है तो स्लिप है 0। तो 0 स्पीड पे स्लिप 1 होता है और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे स्लिप घटता है ना। तो स्लिप कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली स्पीड कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये टॉर्क स्लिप कर्व ना होकर, कैसे तो टॉर्क स्लिप कर्व ही कहते हैं, बट ये टॉर्क स्पीड कर्व भी है ना। और इस टॉर्क स्लिप कर्व से पता क्या चलता है ना,
तो हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि इससे पता क्या चलता है और ये भी समझेंगे कैसे बनाते हैं इसको। तो टॉर्क स्लिप कर्व या कहिए टॉर्क स्पीड कर्व, ये आपको ये बताता है कि इस मशीन का मैक्सिमम टॉर्क ये मशीन कितना दे सकता है। उस कर्व की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मशीन कितना मैक्सिमम टॉर्क दे सकता है। आप उससे ज्यादा लोड टॉर्क इस मशीन पे नहीं लगा सकते, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी पता चलता है कि उस मैक्सिमम टॉर्क पे मशीन की स्पीड क्या होगी, है ना। मैक्सिमम टॉर्क कितना दे सकता है वो ही पता चलेगा। और जब मशीन वो टॉर्क दे रहा होगा तो उस समय उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, उस समय उसकी स्पीड क्या होगी, है ना, ये पता चलता है। उसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि स्टार्टिंग के समय जब मशीन मोटर आपका स्टार्ट होने वाला, जब आप उसको ऑन करते हैं उस समय उसका कितना टॉर्क होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके मशीन का जो स्टार्टिंग में जो टॉर्क है, अगर आपने लोड उस स्टार्टिंग टॉर्क से ज्यादा लगाया हुआ है तो मशीन नहीं चलेगा। फैन है ना, और आप फैन से लटक जाइए पकड़ के और ऑन कीजिए स्विच, फैन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क जो फैन पे लग रहा है वो कम है और आपने जो लोड लगाया है वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो किसी भी मोटर के लिए अगर स्टार्टिंग टॉर्क अगर लोड टॉर्क से कम है तो ही मोटर चलेगा। सॉरी, फिर उल्टा बोलते लग रहा है। स्टार्टिंग टॉर्क अगर लोड टॉर्क से कम है तो मोटर नहीं चलेगा। लोड टॉर्क मस्ट बी लोअर देन स्टार्टिंग टॉर्क फॉर स्टार्टिंग ऑफ मोटर। तो वो भी चीजें कैलकुलेट करेंगे। एक फार्मूला भी आएगा टॉर्क और स्लिप के बीच का, जिससे आप समझेंगे कि टॉर्क स्लिप कर्व का ऐसा शेप क्यों है ना। फिर ये भी जानेंगे कि मैक्सिमम टॉर्क कैसे निकालें किसी भी मशीन का, किस स्पीड पे मैक्सिमम, सारा कुछ, एवरीथिंग इंटरनल बिहेवियर अबाउट मोटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एसवीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसकी स्टार्ट होती है आपके इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट से। जैसे ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है, अब हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। सप्लाई वोल्टेज, प्राइमरी रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, कोर लॉस रेजिस्टेंस, लीकेज प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस, कोर लॉस करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट, एक्साइटिंग करंट, प्राइमरी करंट, रिफ्लेक्शन करंट। ये R2' सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिफर्ड टू प्राइमरी बाय S, समझ ही रहे आप। F फ्रीक्वेंसी करने के लिए क्या गया, लीकेज रिएक्टेंस। ये है एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। लेकिन अपन लोगों को क्या करना है कि एक रिलेशन निकालना है टॉर्क और स्लिप के बीच में, ताकि उस रिलेशन से हम टॉर्क और स्लिप के बीच का कर्व बना सकें। उसके लिए हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, है ना, और आपको ये जबरदस्ती समझाएंगे कि ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। हालांकि आप लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि सर ऐसा कैसे होगा, बट हो सकता है और करेंगे वैसा। एग्जैक्टली हम लोग जो एग्जैक्ट रिजल्ट होगा उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे, थोड़ा सा चलेगा उतना, है ना। तो टॉर्क स्लिप के बीच में रिलेशन निकालने के लिए और टॉर्क स्लिप का कर्व बनाने के लिए कुछ थोड़े एजम्पशंस लेते हैं, वो देखिए जरा। सबसे पहला, इस फिगर को हम ऐसा भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, ये V1 यहाँ का वोल्टेज है और यहाँ का वोल्टेज कितना है, E1, ठीक है। और E1 क्या होगा, V1 में से इन दोनों में R1 और X1 में जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप, उनको घटा दें तो क्या मिलेगा, E1 मिलेगा ना, वही तो होगा E1। अब एक्चुअली में होता क्या है, होता ये है कि देखिए, जो आपका V1 है ना, V1 जो है वो सप्लाई वोल्टेज है और इसके क्रॉस जो RC और XM है, इसके क्रॉस वोल्टेज है E1। लेकिन V1 और E1 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका R1 और X1 की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस। तो इनमें जो ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप, वो काफी कम होता है। तो हम लोग उसको सबसे पहले क्या करें, नेग्लिजिबल मान रहे हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ
जो वोल्टेज मतलब नेग्लिजिबल करने का मतलब है कि V1 और E1 दोनों क्या है, लगभग सेम है। और इस चीज को मान के हमने क्या किया, इस पैरेलल ब्रांच को इधर कर लिया और इस सीरीज ब्रांच को इधर कर लिया। इसके पीछे कारण ये है कि इस पैरेलल ब्रांच के कारण इस पूरे सर्किट की एनालिसिस में प्रॉब्लम हो रहा है ना, इस पूरे सर्किट के एनालिसिस में प्रॉब्लम हो रहा है। और प्रॉब्लम होगा, ट्रांसफार्मर में भी ये काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इस पैरेलल ब्रांच को इधर ले आते हैं, R1 जंक्शन को इधर ले जाते हैं, जो आप नीचे वाले फिगर में देख रहे हैं। इसमें चेंज क्या आएगा कि पहले इसके क्रॉस जो वोल्टेज था वो था E1, लेकिन अब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, V1। बाकी सब कुछ ठीक है, बाकी R1 JX1 में V1 था, अभी भी वही है, V1 है। हाँ, एक और चेंज ये होगा कि पहले R1 JX1 में करंट था I1 और अब इनसे करंट क्या हो जाएगा, I1 डैश। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि V1 और E1 आर मोस्ट लाइकली दे आर सेम। तो उसके बाद ये जो आपको मिलता है सर्किट, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट, लगभग, है ना। अब देखिए, अब जो यहाँ का वोल्टेज V1 है वही यहाँ का वोल्टेज क्या है, V1, ठीक है। अब टॉर्क स्लिप कर्व को निकालने के लिए एक और इसमें काम करते हैं, इस सर्किट को और रिड्यूस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि R1 और JX1 में लॉसेस बहुत कम होंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज काफी कम होती है। तो यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, V1 माइनस इसका ड्रॉप, लेकिन हम इसके ड्रॉप को नेग्लिजिबल मान रहे हैं और तब जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यही बना दें। हालांकि हम जो भी फॉर्मूला आपको डिराइव करेंगे उन सब में हम बाद में आपको स्टेटर इंपेडेंस इंक्लूड करके भी फॉर्मूला बताएंगे, आप देखेंगे, है ना। सब वही हो गया, ये क्या है, I2, ठीक है। देखिए, तो ये जो सर्किट मतलब इसके ड्रॉप को नेगलेक्ट कर दिया, तो ये जो सर्किट आया है, ये सर्किट से हम लोग टॉर्क स्लिप कर्व को के इक्वेशन को डिराइव करेंगे और इस सर्किट से हम लोग टॉर्क स्लिप कर्व को पता करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बोल रहे हैं कि जो भी फॉर्मूला डिराइव होगा सब में हम इससे डिराइव करने के बाद एक एक्सप्रेशन भी लिखेंगे जिसमें कि लिखेंगे कि इफ स्टेटर इंपीडेंस इज इंक्लूडेड, अगर स्टेटर इंपीडेंस को इंक्लूड करें तो क्या फॉर्मूला होगा, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा। हालांकि वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पहले भी ये कर चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा एग्जैक्ट उसको इंक्लूड करके होगा और वहां तक है। हालांकि न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं सब इसी से बन जाते हैं और इसी से बनाना होता है। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या है कि एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इफ स्टेटर इंपीडेंस इज इंक्लूडेड देन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो उसके लिए फिर आपको हम सारा लिखेंगे। अब आइए, यहां से क्या आपको पता चल रहा है, यहां से अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब I2 डैश की वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन रूट अंडर R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर, होगा नहीं ये, ठीक है। अब देखिए, हम लोग को निकालना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड स्लिप। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, PAG अपॉन 2πns। ऐसे तो आपको पता है कि P ग्रॉस बाई 2πnr होगा, है ना। फिर P ग्रॉस क्या हो जाएगा, 1 - s इंटू PAG, और नीचे nr क्या हो जाएगा, 1 - s इंटू ns, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब PAG क्या होता है, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा है, 3 इंटू I2 डैश स्क्वायर R2 डैश बाई S, यही होता है। और I2 डैश ये आपको पता है, तो इसको अगर हम इसमें पुट करें तो देखिए जरा, तो PAG इक्वल टू 3 इंटू, अगर हम इसका पूरा का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन, ये हट जाएगा ना, तो R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर, 3I2 डैश स्क्वायर मतलब 3V1 स्क्वायर और नीचे क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर।
इंटू R2 डैश बाई एस। ये हो गया PAG भाई साहब, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसको इसमें इंस्टॉल करना है, इसको यहां से डाउनलोड करके यहां इंस्टॉल कीजिए। तो भाई क्या हो जाएगा, TE इक्वल टू PAG, ये पूरा का पूरा PAG है। तो इसमें हमें काम कर रहा है, आप देखिएगा 3v1, देखो ये स्क्वायर सीधे लिख सकते हैं ना, वेक्टर फॉर्म में है, तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3v1 स्क्वायर अपॉन ये PAG अपॉन 2 पाई ns है ना, डिवाइडेड बाय 2 पाई ns होगा, तो 2 पाई ns को हम इसके नीचे लिख रहे हैं, 2 पाई ns इनटू R2 डैश बाई s डिवाइडेड बाय R2 डैश बाई s का होल स्क्वायर प्लस x2 डैश का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया टॉर्क का, ठीक है। अब इसी में देखिए, इसी में अगर आप स्टेटर की इंपेडेंस को इंक्लूड करते हैं, है ना, यहां से निकालते हैं, स्टेटर की इंपेडेंस को इंक्लूड करते तो क्या होता, I2 डैश का एक्सप्रेशन क्या हो जाता, V1 अपॉन R1 प्लस R2 डैश बाई S, ये दोनों रेजिस्टेंस वाले पार्ट जुड़ जाते, और JX1 प्लस X2, तो सब कुछ सेम रहता, बस यहाँ पर क्या आ जाता, R1 प्लस R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर, उसको हम लिख देंगे आपको बाद में। लेकिन अभी हमारा टॉर्क स्लिप का रिलेशन आया है नहीं, ठीक है, तो उसको पहले देखिए, पहले वो लाते हैं, दो स्टेप इसमें और है। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं कि ऊपर नीचे ऐसे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग ऐसे स्क्वायर लिख लें, उसके बाद समझा देंगे। यस, देखिए हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐसे स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो यहां ऐसे स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसे कट जाएगा, दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा SR2 डैश। नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो S यहां से कट जाएगा, क्योंकि अंदर में S बन के जाएगा ना ऐसे स्क्वायर, और इससे होगा तो S मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए कुछ आप करके देख सकते हैं घर पे, तो R2 डैश प्लस S X2 डैश का होल स्क्वायर S इंटू R2 डैश। अब क्या करना है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में X2 डैश स्क्वायर से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में भी करना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा R2 डैश बाई X2 डैश का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में करेंगे तो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा R2 डैश बाई X2 डैश का होल स्क्वायर, और इससे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा X2 डैश कट जाएगा, अंदर जाएगा X2 डैश बन के ऐसे स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इसमें एक काम और करते हैं कि इसमें जो R2 डैश बाई X2 डैश का स्क्वायर है, यहाँ पर एक रखते हैं और एक को नीचे भेज देते हैं, यहाँ पर 3v1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई ns x2 डैश इनटू s इनटू R2 डैश बाय x2 डैश डिवाइडेड बाय R2 डैश बाय x2 डैश का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। अब एक काम करते हैं कि R2 डैश बाय x2 डैश को एक और टर्म मान लेते हैं अल्फा, R2 डैश बाय x2 डैश इक्वल टू अल्फा, और यही बराबर होगा R2 बाय x2 के भी, क्योंकि R2 डैश क्या होता है, R2 इनटू n1 इफेक्टिव बाय n2 इफेक्टिव का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या होगा n1 इफेक्टिव बाय n2 इफेक्टिव का होल स्क्वायर, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तब इसके बाद जो फार्मूला आएगा दैट इज योर मेन फार्मूला, जिससे कि हम लोग टॉर्क स्लिप कर्व बना सकते हैं। बहुत लंबा है क्या? लंबा नहीं होगा, है ना, अगर आप सिस्टमैटिक वे में है सारा कुछ, बस ध्यान रखना है स्टेप्स, ठीक है। लंबा है भी तो क्या करोगे, करना तो है। तो भाई साहब therefore TE इक्वल टू 3v1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई ns इंटू x2 डैश इंटू s अल्फा बाई s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर न्यूटन मीटर। अच्छा, ये जो टोटल टर्म है, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लीकेज फ्लक्स भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो इसको सिंस 3v1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई ns इंटू x2 डैश इज ए कांस्टेंट इक्वल टू k, इसको k मान लेते हैं, तो देयरफॉर t इक्वल टू 3
के, है ना, 3k जो टोटल अगर हम देखें तीनों फेज का मिला करके तो ये हो जाएगा ओके, इस पूरे को ही k माना है ना, सॉरी, तो k इंटू एस अल्फा बाई एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर न्यूटन मीटर, ठीक है, k इंटू एस अल्फा बाई एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन। और ये जो एक्सप्रेशन है टॉर्क और स्लिप के बीच का, है ना, इसी एक्सप्रेशन से हम लोग टॉर्क स्लिप कर्व बनाएंगे। देखिए, अब देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इफ स्टेटर इंपीडेंस इज इंक्लूडेड, इफ स्टेटर इंपीडेंस इज इंक्लूडेड तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 3V1 स्क्वायर अपॉन 2 पाई NS इंटू R2 डैश बाई S बाई R1 प्लस R2 डैश बाई S का होल स्क्वायर प्लस X1 प्लस X2 डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आएगा अगर आप स्टेटर इंपीडेंस को इंक्लूड करेंगे तो, लेकिन फिर यहाँ से टॉर्क स्लिप कर्व निकालना बहुत मुश्किल होगा, है ना, रिलेशन निकालना। हालांकि रिलेशन तो निकल गया, लेकिन इससे ग्राफ निकालना मुश्किल होगा, इसीलिए इसके मदद से हम लोग ग्राफ निकालेंगे। हालांकि आपको ये दोनों ही याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, इससे आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह बनेंगे, ग्राफ प्लॉट होगा, और ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछता है इसमें, ठीक है। तो ये तो एक्सप्रेशन हम निकाल दिए, अब इस एक्सप्रेशन से कैसे टॉर्क स्लिप कर्व बनेगा वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी चीजें और हैं, मैक्सिमम टॉर्क का फार्मूला है, स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला है, स्टेबल जोन, अनस्टेबल जोन, टोटल वर्किंग, एवरीथिंग will be discussed in the next class. So next class is going to be very important, don't miss that. Okay, thank you very much, best of luck. पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिशन्स पर ध्यान दीजिए, और रिजल्ट से बिल्कुल भी ना तो फ्रस्ट्रेट होइए ना ओवर कॉन्फिडेंट होइए, ठीक है।